विद्यार्थियों, आज हम आपके बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर प्रथम के अंतर्गत आइडियलिज्म आदर्शवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसको समझेंगे कि आदर्शवाद क्या है। विद्यार्थियों, आदर्शवाद जैसा कि नाम से विदित है, आदर्श आइडिया शब्द से बना है और आइडिया का मतलब होता है विचारों का समूह, जिसके अंतर्गत यदि हम इसे संस्कृत में कहें तो प्रत्ययवाद, इसे प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, प्लेटो और अरस्तु आदर्शवादी विचारक रहे हैं और आदर्शवाद वाली विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कि नैतिकता पर जोर देती है, आदर्शों पर जोर देती है, मूल्यों पर जोर देती है। इस प्रकार राज्य को यह नैतिक संस्था के रूप में देखती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें आदर्शवाद को समझने से पहले इसके बाद को समझना है कि ये बात क्या है। मैंने कई बार, अनेकों बार विद्यार्थियों को वाद के बारे में बताया था कि राजनीति विज्ञान में जब विचारधाराओं का समूह एकत्रित होकर विचारधारा के सामने आता है तो वो वाद बन जाता है। चाहे वो आदर्शवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो लोकतांत्रिकवाद हो, चाहे वो अराजकतावाद हो, ये जितने भी वाद हैं ये सिद्धांतों का, विचारों का समूह है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, अपनी विषय वस्तु पर, जिसके अंतर्गत आदर्शवाद की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं। और मैंने बताया कि आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखता है, अर्थात इसके अंतर्गत राज्य एक नैतिक है। इसी प्रकार से यहाँ आदर्शवादी विचारधारा के अंदर राज्य साधन है, साध्य है, साधन नहीं। साध्य से तात्पर्य हमारा लक्ष्य से है, अर्थात यहाँ राज्य को बताया गया है कि राज्य साधन नहीं है बल्कि साध्य है और व्यक्ति यहाँ साधन है। राज्य को यहाँ अनिवार्य बताया गया है, राज्य को यहाँ सर्वशक्तिमान बताया गया है। राज्य व व्यक्ति का यहाँ आंगिक संबंध के रूप में, ऑर्गेनिक संबंध के रूप में बताया गया है। जैसे कि एक शरीर, पूरा शरीर, और उस शरीर के अंतर्गत जितने भी अंग हैं वो उसका समाज है, वो व्यक्ति है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक बताया गया है। रूसो जो विद्वान है, वो विद्वान सामान्य इच्छा को बताते हुए कहते हैं कि सामान्य इच्छा क्या है। वो कहते हैं सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा है, लेकिन यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का समूह है। कहने का तात्पर्य है किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, किसी दो व्यक्ति की इच्छा नहीं, अनेक व्यक्तियों की इच्छा नहीं, बल्कि सभी अनेक व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का जब योग बन जाता है तो वह सामान्य इच्छा के रूप में निकल कर आता है। और यही सामान्य इच्छा सब पर शासन करती है, यही राज्य है। ये रूसो जो
विद्वान हैं वो कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप बताया गया है, अर्थात राज्य जो भी कुछ करेगा वो व्यक्तियों के हित के लिए करेगा, वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए करेगा और राज्य समाज से पृथक नहीं है। अर्थात यह राज्य और समाज को एक ही बताया गया है कि जो जिस प्रकार से शरीर का अन्य अंगों के साथ संबंध होता है उसी प्रकार से राज्य और समाज का निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण संबंध स्थापित हो जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में सदियों से एक विवादास्पद प्रश्न यह रहा है कि राज्य सर्वोच्च है या व्यक्ति। राज्य सर्वोच्च है या व्यक्ति। हम राज्य को सर्वोच्च माने या व्यक्ति को सर्वोच्च माने, लेकिन आदर्शवादी विचारधारा के अंदर यहाँ राज्य को सर्वोच्च माना गया है, व्यक्ति को सर्वोच्च नहीं माना गया है। राज्य साध्य है या व्यक्ति, राज्य साध्य है या व्यक्ति, तो आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत राज्य को साध्य माना गया है और व्यक्ति को साधन माना गया है। इसी प्रकार से प्लेटो से लेकर आज तक इस पर विचार मंथन चल रहा है। प्लेटो और अरस्तु दो आदर्शवादी विचार धाराओं के प्रतिपादक रहे हैं। विद्यार्थियों, किंतु कोई इसका सर्वमान्य समाधान नहीं खोजा जा सका है, परंतु राज्य और व्यक्ति की सर्वोच्चता के इस पद में आदर्शवादी विचारधारा पूरी तरह से साथ है। उसके लिए राज्य सर्वोपरि, राज्य साध्य है, राज्य विश्व चेतना की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। विद्यार्थियों, यह सिद्धांत व्यक्तिवाद की भांति, किसकी भांति? व्यक्तिवाद की भांति राज्य को केवल व्यक्ति के विकास का साधन मात्र नहीं समझता है, अपितु इसकी मान्यता है कि राज्य सर्वसिद्ध है तथा यह नैतिक आदर्श व्यवस्था है जिसमें रहकर ही व्यक्ति अपने विकास की कल्पना कर सकता है। विद्यार्थियों, आइडियलिज्म शब्द का रूपांतरण आइडियलिज्म शब्द की आइडियल से नहीं वरन की आइडिया शब्द से बना है, और आपको मालूम हो जिसका अर्थ होता है विचार। अर्थात यह विचारधारा आइडियल पर नहीं परंतु आइडियल शब्द विचार पर आधारित है, और आइडियल शब्द का वास्तविक अर्थ विचारगत या विचार संबंधी होता है। पूर्णतः विचार जगत में संभव अतः पूर्णता रखने वाली वस्तु को आदर्श कहा जाता है। विद्यार्थियों, आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से न होकर काल्पनिक जगत से होता है। मैंने कईयों बार बताया है कि जब विचार अर्थात आदर्श अर्थात मूल्य, ये सारी चीजें परंपरागत प्राचीन है, जबकि आधुनिक चीज वास्तविकता पर जोर देती है, प्रत्यक्ष पर जोर देती है, कल्पना पर जोर नहीं। और आदर्श कल्पना पर जोर देता है, होना चाहिए पर जोर देता है, जबकि आधुनिक क्या है पर जोर देता है, क्या होना चाहिए। ये चाहिए जो शब्द है यही हमारा आदर्श है, यही हमारा मूल्य है कि ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से हम आदर्शवाद के संबंध में आगे बढ़ते हुए इसकी जो दो संप्रदाय हैं उनको बताएंगे, और इसके बाद आदर्शवादी विचारधाराओं के रूप में अपनी चीजों को समझेंगे। हीगल जो विद्वान है, हीगल विद्वान आदर्शवादी विचारधारा के विद्वान हैं, और ये कहते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अर्थात राज्य जो संस्था है वो संस्था किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई है, समझौते के द्वारा नहीं बनी है, बल्कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, अर्थात ईश्वर ही राज्य है। इस प्रकार की विचारधारा के विद्वान हीगल है। इसी प्रकार से प्लेटो वाली विचारधारा आदर्शवादी है जिसको हमने पढ़ा, अरस्तु वाली विचारधारा आदर्शवादी है जिसको हमने पढ़ा, और हीगल की रचनाओं के बारे में यदि हम कहें तो हीगल ने
साइंस ऑफ लॉजिक बताया। हीगल का राजनीतिक चिंतन के दार्शनिक जो आधार है वो विश्व आत्मा का विचार है। इसी प्रकार से हीगल की राजनीतिक दर्शन की जो पद्धति है वो द्वंद्वात्मक पद्धति है, यानी कि वाद और प्रतिवाद। वाद और प्रतिवाद में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। इसके बाद राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतरण है। राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है। टी.एच. ग्रीन ये भी आदर्शवादी विचारधारा के विद्वान हैं। ग्रीन की रचनाएं हमने पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ी। ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचारधारा को हमने अध्ययन किया। ग्रीन अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारधाराओं को बताते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है, निश्चयात्मक स्वतंत्रता होती है, सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। संपूर्णता का ग्रीन ने अपने विचारों को बताया था। और अब यदि हम आदर्शवाद का आलोचना करें, इसकी क्रिटिसाइज करें, तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद एक अव्यवहारिक कल्पनावाद है। मैंने पहले भी बताया कि आदर्शवादी जो विचारधारा है वो कल्पना पर आधारित है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। आदर्शवाद एक बौद्धिक व्यायाम है। तात्पर्य बौद्धिकता विचारधारा का एक द्वंद्व है, जिसमें हीगल कहते हैं कि वाद और प्रतिवाद इन दोनों में जब द्वंद्व होता है तो एक नया जो रूप निकल के आता है वो एक व्यायाम के रूप में निकलता आता है, निष्कर्ष के रूप में निकल के आता है। और हम और ज्यादा इसकी क्रिटिसाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद निरंकुशतावाद का प्रतीक है, क्योंकि आदर्शवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर नहीं दिया गया है बल्कि राज्य की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। इसे हमें निरंकुशतावाद की श्रेणी के अंतर्गत मान सकते हैं। इसी प्रकार से आदर्शवाद व्यक्ति को साधन मानता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर नहीं देता, व्यक्ति को साध्य नहीं मानता है बल्कि व्यक्ति को साधन मानता है, जिसके द्वारा राज्य साध्य के रूप में निकल कर आता है। विद्यार्थियों, आदर्शवाद राज्य को शरीरधारी बना देता है। इसके अलावा ये भौतिकवाद की उपेक्षा करता है और ये स्वतंत्रता विरोधी दर्शन यहां दिखाई देता है। ये आदर्शवादी विचारधारा और ज्यादा हम कहें तो युद्ध का समर्थन करता है। युद्ध का समर्थन कैसे करता है कि आदर्शवादी राज्य को नैतिकता से ऊपर बताते हैं और राज्य नैतिक बंधनों से ऊपर है, वह अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के बंधनों से भी मुक्त है। मगर राज्य पर किसी प्रकार का कोई नैतिक बंधन नहीं है बल्कि व्यक्ति पर नैतिक बंधन है, लोगों पर नैतिक बंधन है। और हम इसे पुनः इसका कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद से अभिप्राय, आदर्शवाद का संबंध वास्तविक दुनिया से नहीं होकर विचारों के आंतरिक जगत में पाई जाने वाली पूर्णता से होता है। प्लेटो और अरिस्टो के दर्शन में आदर्शवाद की झलक मिलती है। इसे दार्शनिक सिद्धांत कह सकते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत कह सकते हैं, निरंकुशतावादी सिद्धांत कह सकते हैं, नैतिक सिद्धांत कह सकते हैं और विचारवाद भी इसे कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, जो राजनीति में आदर्शवाद की जो परंपरा आई वो कैसे आई कि यह एक प्राचीन सिद्धांत है। प्लेटो और अरिस्टो में यह दिखाई देता है। रूसो और कांट और हीगल और प्लेटो, अरिस्टो, ब्रैंडले, बौसाके, इनके दर्शन में इनकी हमें व्याख्या दिखाई देने को मिलती है। और अंग्रेज दार्शनिक ग्रीन आदि ने इसका एक सम्मिलित रूप, एक सौम्य रूप प्रदर्शित किया है, बतलाया है। विद्यार्थियों, इसके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की यदि हम चर्चा करें तो इसमें राज्य को नैतिक संस्था के रूप में बताया गया है। आगे इसके अंतर्गत राज्य को साध्य बताया गया है, साधन नहीं बताया गया है। राज्य का वास्तविक आधार व्यक्तित्व है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। राज्य को अनिवार्य तत्व बताया गया है। राज्य एक सर्वशक्तिमान है। राज्य व व्यक्ति का आंगिक संबंध होता है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है।
राज्य समाज से पृथक नहीं है। विद्यार्थियों, आदर्शवाद को मैंने समझाने का पूर्ण प्रयास किया, फिर भी अगली वीडियो में से पुनः लेकर के आपके समक्ष